धन्यवाद सर। अ, बहुत खुशी हो रही है मुझे सभी लोगों से बातचीत करके, और मैं कोशिश करूंगा कि यह सेशन है थोड़ा इंटरैक्टिव हो और सभी लोग पार्टिसिपेट करें, प्रश्न करें, और अधिक से अधिक पहलुओं को मैं जितना समय मिला है उस समय में छूने की कोशिश करूंगा। तो ये सेशन जैसा मुझे बताया गया था कि कुछ आम लोग जो होते हैं, अम, उनको कानून की बहुत आइडिया, बहुत कानून का बहुत अनुभव नहीं होता, बहुत आइडिया नहीं होता कानून का। तो कानून का आइडिया नहीं होने के बाद भी, अनुभव नहीं होने के बाद भी, कानून से कुछ ना कुछ रिश्ता हर व्यक्ति का होता है, या कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कानून के ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है, या लगता है कि कानून की जानकारी होती तो शायद इस स्थिति को बेहतर हैंडल कर पाते। मैं कोशिश करूंगा, कम समय है लेकिन उस समय में थोड़ा बहुत कानूनी ढांचा जो है हिंदुस्तान का और लोगों के जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा करूं। आज़ादी के पश्चात, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का कार्य था कि वह एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जो भारत की जो दिशा और दशा तय करे। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी या भारत में जो लोग हैं, जो भारत का जो ढांचा है वो कहाँ से तय हुआ, डेमोक्रेसी ये कहाँ से तय हुआ, वो संविधान कहता है। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये संविधान की प्रस्तावना है। तो ये संविधान किसी भी, जैसे जो लोग पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि प्रियम्बल या प्रस्तावना पुस्तकों के पहले होता है या किसी डॉक्यूमेंट के पहले होता है। तो संविधान बनाया गया। संविधान सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है इस देश का। यह सरकार कैसी चलनी चाहिए, लोगों के अधिकार क्या होने चाहिए, लोगों के कर्तव्य क्या होने चाहिए, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करता है। संविधान तो बन गया। संविधान के बाद कई ऐसे कानून आए जो संविधान के अंतर्गत बनाए गए। संविधान में प्रावधान है कानून बनाने का। संविधान ने अधिकार दिया है संसद को कि कानून बनाए। संविधान ने अधिकार दिया है राज्य के जो असेंबलीज हैं या काउंसिल्स हैं, जिसे विधानसभा विधान परिषद आप कहते हैं, उनको भी अधिकार इस संविधान ने दिया है कानून बनाने का। तो एक ढांचा संविधान ने तैयार कर दिया। उसके अंतर्गत देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ढेर सारे कानून की आवश्यकता हुई। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन पेनल कोड, कहते हैं ना 420 में फंस गया व्यक्ति, किसी का 302 का केस है। ये सब क्या, ये धाराएं क्या है? ये धाराएं इंडियन पेनल कोड की धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता कहते हैं हिंदी में। तो जैसे किसी ने अपराध किया, किस अपराध की क्या सजा होगी वो संविधान में नहीं है, उसकी चर्चा आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में। उसी प्रकार विभिन्न कानून आए। जैसे लोगों को अधिकार देने की बात आई, विस्तृत तरीके से संविधान में हर अधिकार के बारे में गहन चर्चा नहीं है। जैसे आपको जीने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 है संविधान का, अनुच्छेद 21, वो कहता है आपको जीने का अधिकार है। अब जीने के अधिकार के बारे में तो कह दिया, और यह भी कह दिया कि भाई स्टेट यानी सरकार किसी के जीने के अधिकार को नहीं छीनेगी विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ। मतलब किसी भी गैर कानूनी तरीके से सरकार किसी के जीने के अधिकार को नहीं छीन सकती है। हर व्यक्ति का जीने का अधिकार है, ये संविधान कहता है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद आज के समय में हमें स्वच्छ वातावरण का जो अधिकार है वो जीने के अधिकार में समाहित हो गया। अब लोग कहते हैं कि भाई हमें स्वच्छ वातावरण का अधिकार होना चाहिए। वो अधिकार क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जीने का अधिकार है। अगर हम स्वच्छ वातावरण रहेगा तभी तो जी पाएंगे। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन होते गए। जो हमारी अदालतें हैं, अदालतों ने ऐसे इंटरप्रिटेशन किए और बोला कि भाई स्वच्छ वातावरण का अधिकार भी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। राइट टू प्राइवेसी, अभी बड़ी चर्चा होती है राइट टू प्राइवेसी की भारत में, वो भी जीने के अधिकार के अंदर आता है। तो ऐसे ढेर सारे जो आपको राइट्स मिले वो कोर्ट्स ने कुछ इंटरप्रेट करके दिए हैं आपको, या ये संविधान के अंतर्गत जो पार्लियामेंट बना है या काउंसिल बना है, असेंबली बना है, इन बॉडीज ने कानून बनाया है
और वो कानून फिर हर हर राज्य में विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है, लोकसभा का पूरे देश में कानून बनाने का अधिकार है। उसमें भी एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि कौन से कानून विधानसभा बना सकती है, कौन से कानून लोकसभा बना सकती है, ये भी तो समझने वाली बात है। तो कुछ विषय वस्तु है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिस पर कानून बना सकती है, कुछ विषय वस्तु संविधान में ही दिए गए हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार बनाती है, और एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये बटा है साफ साफ किस चीज के लिए कौन सक्षम है कानून बनाने के लिए, इसकी चर्चा संविधान में हो गई है। तो अब कानून ढेर सारे बन गए। जैसे एक बड़ा विशेष कानून है जिसकी बहुत चर्चा होती है, खासकर जो जागरूक लोग हैं, नागरिक हैं, वो इसकी जानकारी रखते हैं और बड़ी चर्चा करते हैं, वो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून कहाँ से आया? राइट टू इन्फॉर्मेशन की तो जैसे मेरे पास ये संविधान है, इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आप ढूंढेंगे, मैं भी खोलता हूँ आपके सामने, राइट टू इन्फॉर्मेशन की तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे कानून आ गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि इस पर तो एक सेपरेट सेशन किया जा सकता है। सूचना के अधिकार में मेरी बड़ी दिलचस्पी है और सूचना के अधिकार के विषय पे मैं काफ़ी अनुभव है, काम किया है और देश भर में बातचीत करता रहता हूँ, लॉ स्कूल्स में, नेशनल लॉ स्कूल्स में, इंडिया के बाहर भी सूचना के अधिकार पे कई टॉक्स वगैरह किए हैं, डिलीवर किए हैं मैंने। तो सूचना का अधिकार कहाँ से आ गया जब संविधान में नहीं है? तो देखिए, हमें संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है। जब आपको बोलने की आज़ादी है, संविधान ने दी है वो आज़ादी, तो अगर आप एक्सप्रेस तभी करेंगे ना, आप एक्सप्रेस तो आप तभी करेंगे जब आपको जानकारी होगी। जब आपको जानकारी होगी तभी तो आपको उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब जानकारी नहीं है तो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन तो आप एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो अदालतों ने कहा और बाद में भारतीय पार्लियामेंट ने भी ये बात कही कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी होगी जब हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, जब हमको सूचना का अधिकार होगा। सूचना का अधिकार होगा तो अभिव्यक्ति की आज़ादी बेहतर होगी। तो सूचना का अधिकार वहीं से निकला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी से निकला है। तो सूचना का अधिकार एक कानून बन गया। तो ढेर सारे ऐसे कानून हैं हमारे देश में। अब कई बार तो सरकार का ये दलील होता है कि कानून इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है, सरकारों को जानकारी नहीं है, और कानून का ज़्यादा, बहुत सारे कानूनों का यूज़ नहीं है। तो सरकार आज जो भी केंद्र में सरकार है, कई कानूनों को अबॉलिश कर रही है, ख़त्म कर रही है धीरे धीरे ढेर सारे कानूनों को। लेकिन हमें समझना होगा कि ये ढांचा है संविधान। उसके बाद ढेर संविधान ने जिनको पावर दिया उन्होंने कानून बनाया। अब वो उस कानून पे और संविधान पे हमारा देश चलता है और लोगों को अधिकार दिए गए हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपसे। तो जब अधिकार दिए गए हैं तो उस अधिकार का जब आपके हनन होगा तो उसके लिए रेमेडी भी दी होगी संविधान ने। रेमेडी अर्थात उसका निवारण करने का कोई तरीका भी होगा। तो उस तरीके के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे जहां भी रॉन्ग है ना वहां रेमेडी, लैटिन मैगजीन में जो कहता है जहां भी रॉन्ग है वहां रेमेडी है। तो कहीं भी आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका उपचार, उसका निवारण कानून में आपको मिल जाएगा। अब हम अदालतों के ढांचे के बारे में बात करते हैं। जैसे अब आपको ढेर सारे अधिकार तो मिल गए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के, और अब उन राइट्स का, अगर ये मौलिक अधिकार है संविधान में, कुछ संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार बहुत लिमिटेड। मौलिक अधिकार मतलब आपके मूलभूत अधिकार। मौलिक अधिकार के बाहर जाएंगे तो आपको संवैधानिक अधिकार है ढेर सारे। उसके बाहर जाएंगे तो कई कानून में जो अलग, जो बताया मैंने, बहुत सारे अधिनियम बनते हैं, उनमें जो अधिकार है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, लीगल राइट्स। तो कई प्रकार के अधिकार होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है जो संविधान में आपको, संविधान ने दिया है, मौलिक अधिकारों के रूप में आपको प्रदान किया है। अब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकार जैसे जीने का अधिकार आपका है, आपका शिक्षा का अधिकार है, या बराबरी का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये सब मौलिक अधिकार है आपके। अब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका फाइल कर सकते हैं। अब कौन सी याचिका फाइल कर सकते हैं? तो हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं।
रिट पिटिशन सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। तो रिट रिट का जो पावर है कोर्ट के पास बड़ा वाइड है, बहुत शक्ति है कोर्ट के पास रिट रिट में। जो भी हम न्यूज पढ़ते हैं, अधिकांश न्यूज जो होता है वो रिट पिटिशन के ही ऑर्डर की चर्चा होती है। जो न्यूज में प्रतिदिन आप हम पढ़ते हैं, सुनते हैं केसेस के बारे में, अधिकांश ये केसेस रिट पिटिशन के होते हैं आउटकम। तो रिट पिटिशन में अब भाई किस रिट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस में हाई कोर्ट जाएंगे, उसमें बड़ा अंतर है। जो हाई कोर्ट के पास पावर है रिट पिटिशन सुनने का वो बड़ा लंबा चौड़ा है। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार है। अब आप बोलेंगे हाई कोर्ट तो छोटा होता है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार कैसे है? तो इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। अब हाई कोर्ट के पास जो अधिकार है, हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों के हनन पर तो सुन ही सकता है, साथ साथ आपके संवैधानिक अधिकार, आपके कानूनी अधिकार, सब के हनन पर हाई कोर्ट रिट में आपकी सुनवाई कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के पश्चात ही सुनवाई कर सकता है। तो एक थोड़ा अंतर है। तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के अलावा लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, सभी अधिकारों पे के हनन पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन के पे सुनवाई कर सकता है रिट में। अब देखिए, अब लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में अब डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स जैसे मैंने बताया आपको, व्यक्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, ये सब हो गए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब जैसे जैसे मेरी जमीन है, मेरी जमीन राज ने ले ली, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार है, या मान लीजिए कोई किसी अधिकारी ने हमारे साथ गलत कर दिया, मान लीजिए हमारा लैपटॉप सीज कर लिया, किसी अधिकारी ने हमारा लैपटॉप सीज कर लिया, तो वहां जिस अधिकार का हनन हुआ, तो शायद आपके लीगल राइट्स का, बहुत सारे लीगल राइट्स का हनन हुआ, आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ। तो अब हाई कोर्ट में क्या है कि आप लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सबके वॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए जाएंगे। यही मूल अंतर है। तो हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो ज्यादा है, एम्बिट जो है रिट पिटिशन का हाई कोर्ट में वो ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा कम है। तो एक तो हो गया रिट पिटिशन, जब आप अपने मौलिक अधिकारों के, लीगल राइट्स के वॉल्यूशन पे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने हमारे साथ कुछ अपराध किया, मान लीजिए किसी ने चाकू भोंक दिया हमारे पेट में, और या किसी ने हमारा बैग चोरी कर लिया या डाका डाल दिया हमारे यहाँ। तो ऐसे जब अपराध होते हैं तो इसका क्या उपचार है? इसका है कि अपराध होता है तो अपराध होने के बाद आप सूचित करते हैं किसको? जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन को। अपने जो आपके पास जो थाना है, जो नियरेस्ट थाना है, उसको सूचित करते हैं। सूचित तो आप जहाँ हैं वहीं कर सकते हैं, उसी थाने को, लेकिन वो मामला चलता है, वो मामला जाता है जो क्षेत्राधिकार होता है जिस थाने को, आपके क्षेत्र में जो थाना प्रभावी है उस थाने को ही उस केस में तहकीकात करना होता है। तो जो आपका जो थाना है, जिस एरिया में रहते हैं, उस थाने में आप शिकायत करते हैं। कोई भी शिकायत कर सकता है, जरूरी नहीं आपके साथ घटना हुई तो आप ही शिकायत कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेंट हो सकता है, कोई जानकारी दे सकता है पुलिस को। तो फिर जब कोई अपराध होता है हमारे साथ, तो उस अपराध के बाद हम पुलिस के पास जाते हैं, या कोई भी पुलिस के पास जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो पहली सूचना जो पुलिस को मिलती है, वो पुलिस सूचना आवेदक जो होता है उसको कहती है आप लिख दीजिए। अगर वो लिख नहीं सकता, अनपढ़ है, तो वो बोलेगा और पुलिस वाले उसको नोट डाउन करके लिख देंगे, उसका हस्ताक्षर या फिर उसका अंगूठा ले लेंगे उसके बाद। या अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो खुद आवेदन लिख सकता है, साइन करके दे सकता है। उसके बाद जो अपराध हुआ है, जैसे इंडियन पेनल कोड की मैंने पहले चर्चा की थी, तो इंडियन पेनल कोड में हर धाराएं हैं ढेर सारी, हर अपराध की एक धारा है। तो देखेंगे कौन सा अपराध हुआ है, उसकी धारा कौन सी लगनी चाहिए, तो धारा लगा देंगे। वो धारा लगा देंगे तो फिर पुलिस उसको रजिस्टर कर लेगी एफआईआर के रूप में, तब जाकर आपका एफआईआर रजिस्टर हो गया। अब एफआईआर रजिस्टर हो गया तो क्या होगा फिर? उसका पुलिस का काम है अनुसंधान करना, सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान करना। किसी को सजा देना या किसी गलत सही ठहराना पुलिस का काम नहीं, वो काम है अदालत का। पुलिस किसी भी मामले को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करती है
कहती है मामला हमारे यहाँ हुआ है, अदालत के समक्ष उस मामले को ले जाती है, फिर अदालत के दिशा निर्देश पर वो मामला चलता है। अब चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, किसी के साथ भी कोई आपराधिक घटना होती है तो वह जो मामला होता है वो निचली अदालत में ही सुना जाता है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। मान लीजिए आज किसी बड़े व्यक्ति, मान लीजिए जैसे कहने को किसी अमीर व्यक्ति रतन टाटा या अंबानी जैसे व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलेगा। अगर पटना में बैठे हैं अंबानी या टाटा, अथवा ये मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति पटना में बैठा है तो पटना की अदालत में ही उसका मामला चलेगा, आपराधिक मामला। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा। ट्रायल जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, क्रिमिनल ट्रायल हमेशा निचली अदालत में होता है, और ट्रायल होता है जिसमें गवाही गुजरती है, अदालत के समक्ष सारी प्रक्रिया होती है, फिर अदालत एक निर्णय पे आता है कि इस मामले में जो आरोपी है उसको दोषमुक्त किया जाए या उसको सजा दी जाए। फिर वो ट्रायल कंप्लीट होता है तो उसको सजा देती है अदालत, या लगता है कि गलत केस है तो उसको निर्दोष घोषित करती है अदालत। तो ये क्रिमिनल ट्रायल है। मान लीजिए आपको सजा मिल गई, या आप इंफॉर्मेंट थे, आपने जिस पे आरोप लगाया उसको सजा मिल गई, तो फिर वो आरोपी जाकर, जो आरोपी है वो दोषी बन जाता है, वो दोषी फिर हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। हाई कोर्ट ने मान लीजिए उसकी सजा को बरकरार रखा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे कोर्ट्स की हायरार्की है। अगर मान लीजिए निचली अदालत ने फैसला दिया है, उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, या जो सजा याफ्ता है वो संतुष्ट नहीं है, तो आप भी जा सकते हैं ऊपर, वो भी जा सकता है, फिर उसकी अपील फाइल होती है। तो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलता है। सब लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने में सक्षम नहीं होते। जो सक्षम होते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, जो सक्षम नहीं होते वो निचली अदालत के बाद कहीं नहीं जा पाते, सजा स्वीकार कर लेते हैं या किसी की दोष मुक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। अब ये बात क्रिमिनल लॉ को लेकर है। अब उस बीच हाँ एक बात और है, लोग बड़े रुचि के साथ जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि भाई, माफ कीजिए, जो लोग रुचि के साथ सुन रहे हैं उनको पता होगा कि अब जब मामला चलता रहता है, मान लीजिए कोई मामला 10 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है मामला, तो उसी बीच कोई व्यक्ति बेल पे आ जाता है। भारत बेल क्या चीज़ होती है ये भी तो हमको समझना होगा कि बेल पे को कैसे व्यक्ति बाहर आ जाता है। तो मामला मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल ट्रायल चलता है या अपील में जाते हैं लोग। तो मान लीजिए मेरे ऊपर मामला है, अब मेरा दोष क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे कटघरे में लाया जाता है, मेरे खिलाफ केस चलाया जाता है। अब जब तक कानून कहता है, जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित ना हो जाए तब तक कानून उसको निर्दोष मानेगा। तो निर्दोष व्यक्ति किसी मामले के समापन के लिए 5 साल 10 साल क्यों वेट करे? तो अदालत ने एक प्रावधान अदालत में है कि भाई आप बेल फाइल कर सकते हैं, आप जमानत के लिए कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई हमें जमानत दे दिया जाए। मामला जब तक चलेगा चलेगा, जो कोर्ट का फैसला होगा हमें स्वीकार होगा, लेकिन उस बीच हमें जमानत दे दिया जाए। जमानत दे दिया जाए तो भाई अदालत सुनती है, अदालत को लगता है नहीं भाई इस व्यक्ति को जमानत दे देनी चाहिए तो दे देती है अदालत। अदालत को लगता है नहीं इस व्यक्ति का बाहर निकलना ठीक नहीं है, इसके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं और प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टया लगता है कि ये मामले सही हैं, तो अदालत उसको बेल नहीं भी देती है। लेकिन अधिकांश मामलों में अदालतें बेल दे देती हैं आरोपी को। तो कुछ दिन जेल में रहने के बाद लोग जनरली बेल पे छूट आते हैं, और अदालतें चूंकि धीमी चलती हैं तो उसका लाभ कई बार आरोपियों को मिल जाता है, या जिन्होंने क्राइम किया भी है उनको लाभ मिल जाता है। और 10 साल मान लीजिए मामला चल रहा है, 10 साल फिर व्यक्ति बाहर ही रह जाता है बेल पर आकर। तो ये सब कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसपे मुझे लगा कि मुझे प्रकाश डालना चाहिए। और उसी प्रकार सिविल मामले होते हैं। सिविल मामलों में एक खासियत है कि भाई आपको कोर्ट फीस देनी होती है। कोई भी केस फाइल करते हैं, मान लीजिए आपका 10 लाख का ही मामला है, तो 10 लाख का मामला है तो कोई व्यक्ति उठ के कुछ भी केस फाइल कर सकता है किसी की संपत्ति पे। तो ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप जितना ज़्यादा आपका सूट प्रॉपर्टी है उतना आपको कोर्ट फीस देना होगा। हर राज्य में अलग अलग कोर्ट फीस है। कई राज्यों में जैसे बिहार में एक अधिकतम सीमा तय कर दी गई है कि इससे ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं हो सकता। दिल्ली में ऐसी कोई सीमा नहीं है। दिल्ली में है कि आप मान लीजिए 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पे केस फाइल करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस देनी होगी। बिहार में अधिकतम सीमा है, वो क्योंकि हमारा गरीब राज्य है तो उसी के अनुसार नीति भी तय होता है। हर राज्य के अलग अलग नियम है।
तो कोर्ट फीस देना होता है, उसके बाद वही प्रक्रिया होती है, अदालत में, निचली अदालत में मामला चलता है। अब जैसे बिहार में कोई भी सिविल का मामला होगा, कोई भी सिविल का मामला होगा तो लोअर कोर्ट में ही चलेगा, लेकिन ये दिल्ली मुंबई में सही नहीं है। अब दिल्ली मुंबई में क्या है, कुछ मान लीजिए 2 करोड़ 4 करोड़ के नीचे के जो मामले होंगे, मैंने उदाहरण के तौर पे, हर राज्य में दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, 2 करोड़ से नीचे के जो मामले होंगे सारे निचली अदालत में चलेंगे। जहां 2 करोड़ से ऊपर का मामला होगा वो उच्च अदालत में चलेगा, यानी हाईकोर्ट में चलेगा, उच्च न्यायालय में चलेगा। तो इस प्रकार वहाँ जो सूट का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हाईकोर्ट में चलेगा या लोअर कोर्ट में होता है। सिविल केसेस की बात कर रहा हूँ। बिहार में कोई भी सिविल केस होगा वो लोअर कोर्ट में ही चलेगा, वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, उसमें ही चलता है। तो उसी प्रकार उसमें भी गवाही गुजरती है, फाइनल आर्गूमेंट्स होता है, उससे पहले इश्यूज फ्रेम होते हैं, फिर जाकर फैसला आता है। अंततः आर्गूमेंट, फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद उस फैसले से जो संतुष्ट हैं वो उसको मान लेते हैं, जो संतुष्ट नहीं है वो अपील फाइल करते हैं, फिर ऊपर वाले कोर्ट में अपील जाती है। अगर अपील में कोर्ट को लगता है कि भाई एकदम जजमेंट सही है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, कोर्ट को लगता है कुछ खामियां हैं तो कोर्ट इंटरफेयर करती है। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। और मान लीजिए आपके पक्ष में कोई केस डिसाइड हो गया तो फिर भी सामने वाला पार्टी नहीं मान रहा, तो अब एग्जीक्यूशन केस फाइल करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं जो जजमेंट आपके पक्ष में आया, तो अब एग्जीक्यूशन केस फाइल करते हैं। तो इसी प्रकार सिविल क्रिमिनल दोनों केसेस अलग अलग चलते हैं। मुझे कुछ प्रश्न भेजे गए हैं, मैं चाहता हूं कि अगर प्रश्न शिव सर सब लोगों के समक्ष बोलें तो सब लोगों को थोड़ा दिलचस्पी बढ़ेगी सुनने में, नहीं तो मोनोलॉगस, मतलब एक ही व्यक्ति बोलता जा रहा है तो शायद उतना। जी हाँ, सीधे प्रश्न लोग पूछें तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा लोगों से सुनना, और फिर मैं जवाब दे पाऊंगा, सब लोग सुन पाएंगे उस प्रश्न को। जी सर। जी सभी को नमस्कार। सानू जी हमारे बीच के बहुत अच्छे वकील हैं, उनको हम लोग धन्यवाद देते हुए कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर, मैं किसान हूं अरवल डिस्ट्रिक्ट का। मैं जानना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति के नाम पर धनहर जमीन और भीट जमीन कितना एकड़ रखा जा सकता है? अब मुझे आप बताएं, धनहर जमीन किसको कहते हैं, आप बीट जमीन किसको कहते हैं अपनी भाषा में? 2 फसल वाला धनहर, एक फसल वाला भीट। मुझे नहीं लगता है कि अभी कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो कहता है कि इससे ज्यादा जमीन आपके पास नहीं हो सकती। आपको अगर जानकारी तो आप बताएं, कोई ऐसा कानून? नहीं, हमको जानकारी नहीं है, हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है आपकी इतनी जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने विधिवत रूप से जमीन लिया है तो जमीन आपकी है। आपको दिखाना होगा कि आपने वो जमीन कहाँ से लिया है। अगर कल को आप किसी इनकम टैक्स वगैरह के केसेस में इम्प्लीकेट होते हैं तो आपको ये बताना होगा ये कि आपने वो वैध तरीके से वो जमीन ली है। बस आपकी वैध आमदनी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने पे कोई लिमिट नहीं है। फिर अंबानी अडानी इतने बड़े या टाटा इतने बड़े लोग नहीं होते अगर प्रॉपर्टी खरीदने पे कोई लिमिट होता है इस देश में। तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नहीं आते वो। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत उच्च पद पर बैठा व्यक्ति कितना हो कुछ बोल सकता है या कोई सीमा है? मुझे तो लगता है उल्टा होता है। अभिव्यक्ति का अधिकार उच्च पद पर बैठे लोगों को थोड़ा कम होता है, और जो साधारण लोग हैं वो अभिव्यक्ति के अधिकार का ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। उच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति के साथ स्क्रूटनी बड़ी होती है, समीक्षा बहुत ज्यादा होती है, और जो असाधारण व्यक्ति है वो तो स्वतंत्र है बोलने के लिए, जब तक वो किसी को हानि नहीं करना चाहिए। आपका वक्तव्य जो है, आपकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, मान लीजिए आपको हाथ घुमाने की उतनी आज़ादी है कि दूसरे के नाक पर आपका हाथ ना आए, मतलब हाथ घुमाते घुमाते किसी के नाक पे आपका हाथ ना चला जाए, इतनी आज़ादी है आपको। और मेरा अनुभव है कि उच्च पद पे बैठे व्यक्ति तो कम ही बोलते हैं और कम ही बोलना चाहते हैं। वो तो अभिव्यक्ति का बहुत उपयोग भी नहीं करते, इस राइट का कम ही करते हैं। नपा तोला लोग बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा बोलने से उनको ही परेशानी होती है, और साधारण लोग तो चाहे चौक चौराहे पे आप चले जाए तो कोई और छोड़ ही नहीं होती बातों की। लोग कुछ भी, कहीं की बात कहीं भी हो जाती है, और लोग बड़ा प्रसन्न होकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब हो सकता है कि इसमें एक्सेप्शन हो,
उच्च पद पे भी कई लोग हों जो इस आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हों, या साधारण लोग भी हों जो किसी के भय से, डर से, समाज में अपराधियों के डर से, या जातिगत मानसिकता रखने वाले लोगों के डर से अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मतलब डिपेंड करता है, इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है इस देश में, हर कोने की अलग कहानी हो सकती है, हर मोहल्ले की अलग कहानी हो सकती है। लेकिन आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां तक किसी के अधिकारों का अपहरण नहीं कर रहे हो, किसी की हानि ना पहुंचा रहे हो। एब्सोल्यूट नहीं है अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो एब्सोल्यूट नहीं, संपूर्ण नहीं। उसमें कंडीशंस हैं, उसमें कंडीशंस हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसा ना हो कि आप किसी पे मिथ्या आरोप लगा रहे हो, तो फिर वो आप डिफेमेशन के आरोपी हो जाएंगे, फिर आप मानहानि के आरोपी हो जाएंगे उस व्यक्ति, या फिर आप पे, और जैसे अब मान लीजिए एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को बहुत जागरूक रहना चाहिए। लोग जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के बारे में, या गलत नीतियों के खिलाफ हमें निडर होकर बोलना चाहिए, तभी हम एक जागरूक नागरिक का फर्ज अदा कर सकते हैं। लेकिन हम लोकतंत्र के अधिकार का थोड़ा दुरुपयोग कर देंगे। जैसे अभी एनटीपीसी का मामला हुआ था, एक परीक्षा आयोजित होती है एनटीपीसी नाम की, जिसमें बच्चों ने कहा कि भाई इस परीक्षा में काफी गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं, जिसका विरोध हुआ देश भर में, देशव्यापी विरोध हुआ। उसके बाद फिर एक अग्निवीर का मामला आया, उसका भी देशव्यापी विरोध हुआ, कई लोगों ने, संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया। तो उसमें देखिए कुछ लोगों ने ट्रेन जला दिया, कुछ लोगों ने जो हमारा सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो आप अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है आपको इतनी आज़ादी नहीं देता कि आप अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, आप तोड़फोड़ करें, आप ट्रेन रोक कर बाकी जितने देशवासी हैं, जितने लोग हैं आपके समाज के, सबको आप परेशानी में डाल दें। किसी को घर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कुछ काम होगा, तो वो सब व्यक्ति आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से डिस्टर्ब हो रहा है। तो मुझे लगता है इसकी एक सीमा होनी चाहिए, और उस सीमा में रहकर हमें अपना कार्य करना चाहिए, और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तिरंगा पर डंडा बरसाना संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय है सर? देखिए, एक फ्लैग कोड है, एक फ्लैग कोड है, इंडिया का एक फ्लैग कोड है। फ्लैग कोड में तिरंगे के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, तिरंगे को कैसे मेंटेन करना चाहिए, तिरंगा का रंग रूप क्या होगा, तिरंगा किस कपड़े में बना होगा। जैसे अभी तक तिरंगा को जो सिल्क वाला कुछ, अभी तिरंगा देश भर में घर घर तिरंगा लोग लगा रहे थे, जो कपड़ा वो बस शायद सिंथेटिक का था वो तिरंगा। तो हमारा फ्लैग कोड अलाउ नहीं करता था कि तिरंगा सिल्क और खादी के अलावा किसी और कपड़े का हो। तो फ्लैग कोड में अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, तिरंगे के उपयोग पर एक संशोधन आया, जिसमें ऐसे कपड़े का इस्तेमाल किया जाना अलाउ किया गया जो सस्ता हो। तो चूंकि अब घर घर तिरंगा पहुंचाना था, तो उसका संशोधन जरूरी था। संशोधित होकर फिर फ्लैग कोड में ही अमेंडमेंट आया, और फ्लैग कोड के अनुसार अब लोग हर, मतलब उस प्रकार, जिस प्रकार के कपड़े का तिरंगा लग रहा था, उस प्रकार के कपड़े का तिरंगा इस्तेमाल कर सके। तिरंगे को किसी पे बरसाना, तिरंगे के तिरंगे के जो तिरंगा का सम्मान है उसके अनुरूप नहीं है। और डिपेंड करता है, जैसे अपराध क्या हुआ उसमें, अब उस अपराध को अगर विस्तृत रूप से आप बता पाए तो मैं बता पाऊंगा फ्लैग कोड के किस प्रावधान का उल्लंघन है। पटना एसडीओ एक बार तिरंगा विद्यार्थी हाथ में लिए थे, डंडा बरसा रहे थे। देखिए, मैं किसी, मतलब बिहार के किसी मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, चूंकि मैं सरकार का अधिवक्ता हूँ, और बिहार सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का पक्ष रखता हूँ। तो मेरे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कोई ऐसी बात पर टिप्पणी करूं जो अदालत में चल रहा हो, या जिसके विषय में मेरा बोलना अनुचित होगा। सर मेरा का केस है, आप जानते ही हैं, 107 एसडीओ एसडीओ और एसडीएम गलत। वो सर मेरा का केस नहीं, वो सम्यागढ़ का केस। हाँ सर, सम्यागढ़ का केस था सर जी। तो उसमें गलत तरीके से में एसडीओ एसडीएम में
धारा 107 चला दी है, जी। तो वो एसडीओ एसडीएम पर संज्ञेय अपराध लगेगा या असंज्ञेय सर? नहीं, एसडीओ एसडीएम पे कोई, चूंकि वो मामला मैं अम, बहुत नज़दीक से जानता हूँ, उस मामले को मैं परस्यू कर रहा हूँ। और जो, चूंकि मेरे गृह क्षेत्र का मामला है, और मैंने ही वो मामला हाईकोर्ट में दाखिल किया था, और जो पीड़ित परिवार है उनका पक्ष मैं रख रहा हूँ, उनको, उनकी मदद कर रहा हूँ। तो एसडीओ और एसडीएम पे कोई अभी धारा नहीं लगा है, लेकिन जो अधिकारी गए थे रात को, एसएचओ गए थे, और जो और पुलिस के अधिकारी गए थे जिन्होंने रात को कुकृत्य किया समयगढ़ में जाकर, उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ है 307 का, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक सर, वो पुलिस अधिकारी पर सर, वो तो दस्तखत 107 पर एसडीओ एसडीएम का ही था ना? नहीं, एसडीओ एसडीएम ऐसा है, आप समझ लीजिए एक बात, कोई भी व्यक्ति अगर अपना सरकारी कार्य कर रहा है, उस कार्य में कोई त्रुटि करता है, तो उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता। वो कार्य में त्रुटि को आप, जब तक उसके उसके पार्ट पे मलाइस नहीं रहेगा, जब तक उसके पार्ट पे कोई बैड इंटेंशन नहीं रहेगा, तब तक उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते। जी। जी। हो गया मेरा क्वेश्चन सर। जी, प्रणाम धन्यवाद। नमस्कार। हाँ सर, एक सीन मान लीजिए कि एक गाड़ी के साथ दुर्घटना हो जाती है, रात का जी। समय रहता है, और जिस जिस गाड़ी ने उसकी दुर्घटना की उसका पता नहीं चल पाता, अज्ञात वाहन है। तो और पुलिस के द्वारा भी मान लीजिए उसको ढूंढने पे पता नहीं चल पाता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो जिसके साथ ये दुर्घटना हुई उसके लिए कोर्ट उसके लिए क्या क्या उसके लिए प्रावधान करेगी? उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में ढेर सारे उपचार हैं, ढेर सारे रेमेडीज हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आदमी आवेदन फाइल कर सकता है, कोर्ट भी जा सकता है, जिसके साथ दुर्घटना हुई है वो हर्जाना उसको मिल सकता है कोर्ट के द्वारा। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसको कितनी क्षति हुई है, इस बात वो पे कि वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट को आप कितना कन्विंस करने में सफल हो पाते हैं, और आपकी क्षति कितनी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप बता सकते हैं आपकी कितनी क्षति हुई है, कोर्ट पूरे मामले को सुनेगा, और कोर्ट अपने विवेक के अनुसार, विवेकानुसार यह डिसाइड करेगा कि आपको कितनी, आपकी क्षति कितनी है और आपकी क्षतिपूर्ति कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा दी जाएगी? नहीं, सरकार भी, बहुत सारे स्कीम होते हैं सरकार के जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह में क्षतिपूर्ति दी जाती है, लेकिन अगर आप रोड एक्सीडेंट हो तो आप, अगर बहुत क्षति हुई है तो आप मोटर व्हीकल एक्ट में कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा सर। जी। यस सर। सर, जैसे कि जितना एक्सीडेंट का गाड़ी होता है या फिर बाकी सब बहुत गाड़ी मैंने जेल में देखा है, तो उसका कोई लॉ है, मतलब उसको कोई वहां से खरीद बिक्री नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल, आप जैसे शराब के मामलों में इतनी सारी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, गाड़ी को जब्त करने का कानून है। कोई भी मान लीजिए गाड़ी है जिसमें शराब ढोया जा रहा है अवैध तरीके से, बिहार में चूंकि शराबबंदी कानून है आपको पता होगा, तो उन गाड़ियों को जब्त किया जाता है, फिर उनकी नीलामी होती है। नीलामी में जो उचित दाम मिलता है, सरकार नीलामी जिसके पक्ष में होता है उसको सरकार गाड़ी बेचती है, ये तो होता ही है। थैंक यू सर। जी। सर, एक सवाल और, आप अपनी थोड़ा सा टिप्स हमको दे सकते हैं? मैं अभी एलएलबी की स्टूडेंट हूँ। कहाँ तो पढ़ रही हैं? सर अभी तो मैं यूपी से है, अभी मैं गया में हूँ, आई सक्षम एनजीओ में अभी थोड़ा मतलब। तो आप क्लास नहीं कर पा रही हैं? नो सर, क्लास नहीं कर पा रहे हैं। बिना क्लास किए बड़ा कठिन होगा आपको कोई टिप्स देना। जब आप मूलभूत तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगी या सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगी, तभी कानून समझ पाएंगे। आप कितना भी कोर्ट चले जाएं, कितने भी वकील साहब के साथ घूम लें, बिना पढ़े कानून बड़ा कठिन हो जाता है। कोई भी अल्प ज्ञान बहुत लाभकारी नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अदालतों में आप देखिए इतनी बुरी स्थिति है कि 50-50 साल के लोग हो गए हैं, अधिवक्ता हो गए हैं, कुछ भी आप पूछेंगे तो कहेंगे हम अपने सीनियर से पूछ के बताते हैं।
तो 50 साल के लोगों के भी सीनियर होते हैं जिनसे वो पूछ के आपको फिर बताते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि बिहार में लॉ स्कूल्स जो हैं उसमें पढ़ाई होती नहीं। बिहार, जी उत्तर प्रदेश, हर जगह आप चाह के भी आप, अब शायद आप अभी बोलने वाली थी कि क्लास तो होती नहीं, मैं जाके करूं क्या। तो हमारे साथ समस्या है कि हमारे कॉलेजेस में क्लास ही नहीं होते। क्लास नहीं होते तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ, वो माहौल ही नहीं है। शिक्षक को ढूंढना पड़ेगा, 2-4 बच्चे जाते भी है तो शिक्षक को ढूंढना पड़ता है कि भाई शिक्षक कहाँ बैठे हैं, उनके पास जाके अटेंडेंस लगवा ले अपना। तो ये समस्या तो है। इसी समस्या के कारण क्या है, बहुत सारे छात्र जो हैं हमारे राज्य में या पड़ोस के राज्यों में, हिंदी पट्टी में खासकर, वहाँ कानून सीख नहीं पाते। अदालत चले जाते हैं, फिर आगे पीछे करते रहते हैं। कितना भी आप किसी वकील के आगे पीछे करें कि चेंबर में जाएं, समझें, जब तक आप कानून पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका ग्रोथ हो नहीं पाएगा, तब तक आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे, आप अपने पक्ष में फैसले ला नहीं पाएंगे, अदालत को असिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी समस्या है। तो मैं ये टिप्स दूंगा कि जो भी आप कानून पढ़ते हैं उसका बेयर एक्ट खरीदें, बेयर एक्ट खरीदें, बेयर एक्ट के सेक्शंस देखें और कुछ भी उनके बियॉन्ड नहीं, उनके बाहर नहीं। अगर आप ढंग से आप सारे सेक्शंस पढ़ लेंगे, बहुत पतले किताब होते हैं, आपको पता है बेयर एक्ट्स, तो बेयर एक्ट्स आप पढ़ लें, सारे बेयर एक्ट। आप किताब बाद में, कमेंट्री बाद में पढ़िएगा, बेयर एक्ट्स पहले पढ़ें, सारे यस बेयर एक्ट पढ़ें, हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में आप सहज हों उस भाषा में आप बेयर एक्ट्स पढ़ें। उसके अलावा लाइव लॉ, बार एंड बेंच, कुछ पोर्टल हैं, अब शायद आपको जानकारी होगी। लाइव लॉ अगर नहीं जानकारी नहीं है जानकारी, नो सर। हाँ, तो ये लिख लीजिए। अगर आप सुनने में क्या होता है कि 2 घंटे के बाद आप भूल जाएंगे ना, तो आप जी, लाइव लॉ है। लाइव लॉ सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कानून के विद्यार्थियों के लिए। कानून की अगर आपको जानकारी लेनी है तो लाइव लॉ नामक एक आप वेबसाइट देख लें, उसका ऐप भी आता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसका पेज भी है। लाइव लॉ को आप फॉलो कर सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी अलग से है और अंग्रेजी में लाइव लॉ है, तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए वेबसाइट भी भेज दिया गया है, livelawcom, शायद यही वेबसाइट है। तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डेली जो कोर्ट में होता है ना सुनवाई के महत्वपूर्ण केसेस में, उसके बारे में जानकारी होती है, तो आप डेली पढ़ सकते हैं। और क्या है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक लगातार आदत बन जाएगी तो बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा आपके पास, यस सर। और इन केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस में, जो लैंडमार्क केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए हुए। जी, थैंक यू। त्रिपाठी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मेरा प्रश्न वो एक्सीडेंट से रिलेटेड है, जिसमें ये पता नहीं रहता है कि किसने आपके साथ एक्सीडेंट किया, तो उसमें क्या FIR लॉन्च करना कोर्ट जाने के पहले नेसेसरी रिक्वायरमेंट है या सूचना, आपको सूचना देनी होती है, आपको सूचना देनी होती है थाने में, क्योंकि थाना सक्षम बॉडी है तो उसको सूचना देनी होती है। अगर थाने को लगता है कि कोई आपके साथ अपराध हुआ है तो थाना उसको FIR में कन्वर्ट कर देगा, नहीं तो सूचना अपने पास रख लेगा, स्टेशन डायरी एंट्री कर लेगा। तो वो होना चाहिए, वो आपको, क्योंकि इंश्योरेंस वाले वो मांगेंगे आपसे। ये क्लेम तो आप कोर्ट के माध्यम से जो लेंगे, मान लीजिए इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस क्लेम चाहिए तो वो आप कहेंगे आप FIR की कॉपी लाइए, अथवा पुलिस को जो आपने जानकारी दी है उसकी कॉपी लाइए, तो ये कर देना चाहिए। वो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम पुलिस को सूचना दे देते हैं और उसकी कॉपी रख लेते हैं। जी, और कोई सज्जन कुछ पूछना चाहे? सर मेरा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। जी। एक, अगर पुलिस FIR फाइल करने से मना कर देती है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न से सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। पुलिस अधिकांश मामलों में ऐसा देखा जाता है कि भाई पुलिस साधारण लोगों का केस नहीं ले रही है, जिनका पैरवी है, जिनकी पहुंच है, जिनके पास पैसा है, उनके केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो देश भर से लोग शिकायत करते हैं ऐसी, तो भाई उसका उपचार क्या है? तो कानून ने, मैं जैसा बताया था, कानून ने हर समस्या का उपचार बताया है। कहीं भी कोई आपके साथ लीगल रॉन्ग हुआ है तो उसका उपचार है। तो CRPC एक कानून है, दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, CRPC अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, चाहे तो आप लोग लिख लें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC में 156(3) नाम की एक धारा है। 156(3) जो धारा है वो कहता है कि अगर आपका मामला पुलिस नहीं लेती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, 156(3) में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है? उससे पहले आपको अब सुपीरियर अधिकारी को एक शिकायत करनी होती है। सुपीरियर अधिकारी होते हैं हर जिले में, जैसे ASP हो गए या SP हो गए, SSP हो गए, इनको आपको शिकायत करनी होती है
आप पत्राचार के माध्यम से वहां जाकर एक आवेदन दे सकते हैं, जिसमें लिख सकते हैं कि भाई ये घटना हुई हमारे साथ और हमने शिकायत दर्ज की इस थाने में, शिकायत हमारा स्वीकार नहीं किया गया, हमारे शिकायत पे संज्ञान नहीं लिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप सुपीरियर ऑफिसर का ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि थाना आपके मामले में कार्रवाई करे और एफआईआर रजिस्टर करे। क्या गलत है क्या सही है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले थाने का काम है कि उस चीज को प्रथम इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन लॉन्च करे एफआईआर के रूप में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में, और उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, अनुसंधान करे। तो मान लीजिए सुपीरियर ऑफिसर के कान में भी अगर कोई रू नहीं, आप मान लीजिए कोई जू नहीं रेंगता है, तो आप फिर जा सकते हैं कोर्ट, 156(3) का एक आवेदन दे सकते हैं अधिवक्ता के माध्यम से, और कोर्ट कहेगी फिर थाने को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, या फिर कोर्ट अपने पास भी मामले को रख सकती है, उसको क्रिमिनल कंप्लेंट, कोर्ट कंप्लेंट के रूप में एंटरटेन कर सकती है, और कोर्ट में ही आपका ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा फिर। या कोर्ट थाने को डायरेक्ट करेगी तो थाना आपके केस में कार्रवाई करेगा, एफआईआर लॉन्च करके कोर्ट को बताएगा कि हमने एफआईआर लॉन्च कर दिया। 156(3) एक प्रावधान है बस। जी, क्या अभी सर ऑनलाइन एफआईआर भी शुरू हो गया है बिहार में? जी नहीं, ऑनलाइन एफआईआर की ऐसी कोई चर्चा बिहार में सुचारू रूप से नहीं है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन एफआईआर बहुत ही कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि अब जैसे अदालतों में ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है, अब लगता है भाई बड़ा अच्छा काम किया, ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी। अब क्या है ऑनलाइन फाइलिंग में, मैं बताता हूँ अभी क्या वास्तविक स्थिति है। आप पहले टाइप कीजिए, ड्राफ्ट कीजिए, फिर उसका प्रिंट लीजिए, प्रिंट लेके फिर जैसे पेपर बनता है, फाइल बनता है, फाइल बनाइए, फिर उसको स्कैन कीजिए, स्कैन करके जमा कीजिए, कोर्ट में जमा हो गया, फिर जाके हार्ड कॉपी दीजिए। तो क्या फायदा हुआ ऑनलाइन का, और काम बढ़ा दिया लोगों का, आपने परेशानी और बढ़ा दी। तो बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग इतने सीमित हैं, तो थाने में जाने के बाद भी एफआईआर नहीं होता। ऑनलाइन एफआईआर तो अभी दूर के ढोल हैं, सुनने में तो देखने में काफी सुहाना लगता है, लेकिन अभी तक बेअसर है, कोई इसका कोई वजूद नहीं। सर, और ये जैसे बोले कि सुपीरियर ऑफिसर को हम शिकायत देंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो क्या अगर ये रिटर्न में देना, मतलब रिटर्न में जाके रिटर्न, बिल्कुल रिटर्न में देना है। और ऐसा है कि मैं कि या फिर हम अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर के आप कुछ भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर, ईमेल, लेकिन मैं तो यही बताऊंगा कि आप स्पीड पोस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। ईमेल को उतनी शायद गंभीरता अभी तक हमारे देश में नहीं मिली है जितनी गंभीरता स्पीड पोस्ट के पास है। मुझे लगता है स्पीड पोस्ट एक बेहतर माध्यम है पत्राचार करने के लिए। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते तो रिकॉर्डेड हो जाता है, ट्रैक किया जा सकता है, आप फिर ट्रैकिंग रिपोर्ट लगा सकते हैं, किस दिन पहुंचा है, किस दिन उनको मिला है, किस दिन किया है, सारी जानकारी उस ट्रैकिंग रिपोर्ट में मिल जाती है। स्पीड पोस्ट एक अच्छा कारगर उपाय है, मुझे लगता है स्पीड पोस्ट ही हमें अपनाना चाहिए। फैक्स भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, जाकर भी दे सकते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट मेरे जो निजी अनुभव हैं उसके अनुसार मुझे लगता है स्पीड पोस्ट एक बेहतर तरीका है पत्राचार करने का। सर, एक क्वेश्चन है कि जनरल पब्लिक को बेयर मिनिमम कौन कौन से कानून के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए? ऐसे देखिए, कुछ भी बेयर मिनिमम दुनिया में होता नहीं है। जब जानकारी तो सब कुछ का होना चाहिए जनरल पब्लिक को। अगर बेयर मिनिमम का कोई कंसेप्ट नहीं है, संविधान की जानकारी होनी चाहिए। संविधान की पुस्तक, जो संविधान मूल रूप से जो बना है उसकी पुस्तक जो है अमेंडमेंट्स के साथ, वो आप ले लें, संविधान समझ लें। बाकी जानकारी की कोई सीमा नहीं होती। बेयर मिनिमम तो हो सकता है आपके लिए बेयर मिनिमम कुछ हो, खुशबू जी के लिए कुछ और हो, या त्रिपाठी साहब के लिए कुछ और हो। बेयर मिनिमम किसके लिए क्या मिनिमम है क्या मैक्सिमम है वो डिपेंड करता है व्यक्ति कौन है, उसकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, वो जीवन में करता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति घास काटने वाला है, उसके लिए बेयर मिनिमम कानून कुछ अलग हो सकता है हमारी भाषा में, और कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका 500 करोड़ का टर्नओवर है, उसको बेयर मिनिमम जो कानून है वो शायद उसके लिए अलग हो, उसकी नज़र में। डिपेंड करता है किस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर कानून की आवश्यकता पड़ेगी, किसी कानूनी
पचड़े में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको तो सब कुछ जानकारी हो ही जाती है अनुभव से, या सब कुछ जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आप सही रूप से उस पीड़ा से, उस परेशानी से या उस कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं। म्यूटेड है शायद सुरेंद्र जी, अगर कुछ बोलना भी चाह रहे हो तो। राजी ने ज्वाइन कर लिया शायद, फिर से नोटिफिकेशन आ गया। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो भी मामला चलता है कोर्ट में, उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 10 साल 15 साल। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में कि इस मामले के लिए मैक्सिमम कोर्ट में जो चर्चा चलेगी वो 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए, या अगर नहीं है तो? क्रिमिनल सिविल लॉ के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो विशेष कानून बनते हैं उसमें प्रावधान होता है। जैसे सूचना का अधिकार, जैसे हमने एक कानून की चर्चा की और जिसके बारे में अधिकांश लोगों को यहाँ जानकारी होगी, तो सूचना के अधिकार में एक ऐसा लिमिटेशन होता है कि 30 दिनों में आपको जवाब देना है, आपको जानकारी 30 दिनों के अंदर देनी है। या मान लीजिए आपने जानकारी नहीं दी तो अपील जो फाइल करते हैं लोग, अपील को इतने दिनों में निष्पादित करना है, तो वो दिया जाता है। लेकिन चूंकि आपको फिर बताऊं मैं, देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या है और इतना सरकारी तंत्र जो है वो उतना, उसके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि वो चाहकर भी वो पूरा नहीं हो पाता। मतलब मान लीजिए आपको सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी नहीं मिली, ठीक है, आपने अपील फाइल कर दी, अपील में भी जानकारी नहीं मिली, तो आप राज्य सूचना आयोग चले गए या केंद्र सूचना आयोग चले गए। अब राज्य सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग में आपको 2-2 साल लग रहे हैं आपके मामलों की सुनवाई होने में। अब 2 साल के बाद वही केस आपका लिस्ट पे आ रहा है, तो क्या वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि 30 दिन में सुनना चाहिए, 60 दिन में सुनना चाहिए? तो उसके पास ही 2 साल में केस की सुनवाई शुरू ही होती है, पहली सुनवाई 2 साल में होती है। तो बड़ा दुखद है, जब सुनवाई 2 साल में शुरू हुई, सोचिए क्या स्थिति है। तो रिसोर्सेज काफी कम है हमारे, जो कोर्ट्स या सरकार के पास रिसोर्सेज कम है, और देश की जनसंख्या और केसेस फाइल होने का जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी संख्या में केसेस फाइल होते हैं बहुत ज्यादा है। तो अगर प्रावधान ऐसे बनते हुए हैं तो पूरे नहीं हो पाते, फुलफिल नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि किसी के पार्ट पे कोई बदमाशी है इसलिए नहीं हो पाता, वो कई बार चाहकर भी नहीं हो पाता। भारत की जितनी जनसंख्या है और सबको पता है कि केस खत्म होने में इतना टाइम लगता है और इतने साल से ये चल रहा है, तो अभी तक लॉ क्यों नहीं बना इस पे? लॉ बना के करेंगे क्या आप? उस लॉ का करेंगे क्या आप? वो चाह के भी पूर्ण नहीं हो सकता है 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में। इतने केसेस हैं, सिर्फ आप ही का मामला तो सुना नहीं जाएगा ना, सबका मामला सुना जाएगा। वो चाह के लॉ बना के भी आप क्या करेंगे वैसा लॉ का जो इम्प्लीमेंट ना हो सके? कोई लाभ नहीं। संख्या बढ़ा सकता है सर, कोर्ट की संख्या बढ़ा सकते हैं, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि सबके लिए कोर्ट बनाए, आवास बनाए, जजेस की बहाली करे, सबको सैलरी दे। सरकार के पास उतना धन नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये समस्याएं बहुत हैं, विकट समस्याएं हैं। आप ऐसे कानून बना के जिसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उस कानून का मतलब क्या है? आप, मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए आप कोर्ट की संख्या बढ़ाएंगे, आपके पास जज नहीं है। अब जज है आपके पास तो जज के लिए कोर्ट नहीं है, कोर्ट है आपके पास तो जज के लिए आवास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और अगर आपके पास सब कुछ है तो कोर्ट में स्टाफ नहीं है, उसकी बहाली करने की अब कैपेसिटी नहीं है। अब मान लीजिए लोअर कोर्ट में आजकल मैं देखता हूँ जजेस बहाल हो रहे हैं, तो उनके पास स्टाफ की भारी कमी है, खुद ही बेचारे टाइप करते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही जजमेंट पास करते हैं, खुद ही फाइल पढ़ते हैं। एक स्टाफ है एक जज के पास, तो विकट समस्याएं हैं। ओके सर, इतना ही क्वेश्चन था। हेलो जी, बोला जाए सुरेंद्र जी। अच्छा, मेरा बेसिकली 2 सवाल है क्वेश्चन। बेसिकली एक तो SC/ST से रिलेटेड रूल्स, मतलब जो कानून बने हैं कि कोई पासवान, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई पासवान अगर किसी जाति विशेष का नाम ना ले तो बेहतर होगा। अच्छा चलिए, SC/ST
एनी लॉ रिलेटेड विथ SC ST कि वो कुछ भी अगर केस करे एंड दैट इज टेकन एज ट्रूथ एंड पीपल इज टेकन इन कस्टडी without checking whether the verifying the facts also? नहीं, ऐसा नहीं है। हर मामले में अनुसंधान होता है, अनुसंधान के बाद ही पुलिस को कार्रवाई करना होता है। वो SC ST से इसका कोई संबंध नहीं है इस मामले का। जैसे कोई भी मामला फाइल होता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट क्यों करना होता है? क्योंकि जिस व्यक्ति पे आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करनी होती है, साक्ष्य जमा करने होते हैं, इसीलिए अरेस्टिंग जरूरी होती है। तो SC ST में कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो कहता है कि आंख बंद करके आप अरेस्ट कर लें। जो कानून है अरेस्ट को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो सारे केसेस पे लागू होते हैं, चाहे SC ST के एट्रोसिटीज का केस हो या वो इंडियन पेनल कोड का केस हो। मतलब कभी ऐसा रूल, ऐसा लॉ नहीं बना था ना? जी नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये एट्रोसिटी हो तो पुलिस अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना बंद कर दे और सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करे, ऐसा कोई कानून नहीं। अच्छा, दूसरा इज रिलेटेड विथ महिला थाना कि महिला थाना में कोई केस अगर कर दे झूठ फूट का कि भाई ये रेप, वो रेप एंड ऑल दोस थिंग्स, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट हैविंग एनी एविडेंस कि भाई एग्जामिनेशन, एविडेंस मैं बताता हूँ, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है, वो कोर्ट को देखना होता है। पुलिस का काम नहीं है एविडेंस जांचना या गलत सही। कोर्ट में मैटर गया भी नहीं है और तीनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। डिपेंड करता है मामला क्या है, उस पर आरोप क्या लगे हैं, उसमें 41 का लाभ पुलिस को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, 41 के लाभ देके छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, डिपेंड करता है मामला के फैक्ट्स क्या है। कहीं भी एप्लीकेशन पे, ओनली ऑन एप्लीकेशन नहीं। अगर FIR लॉन्च कर लिया है तो किस धारा में FIR लॉन्च किया था, अगर आप ये बता पाए। एप्लीकेशन जब दिया गया था तो उसमें मोलेस्टेशन ये सब का केस खास दिया, छेड़खानी और अपनी बेटी के साथ छेड़खानी और मारपीट, ये सब चीज था। और उसमें कई एक धाराएं, जितने भी पॉसिबल धाराएं थे, जबकि वो FIR जबकि रजिस्टर हुआ, जितने भी पॉसिबल धाराएं थे 4-5 वो लगा दिया गया। एंड गांव जबकि आया चेक करने के लिए पुलिस, तो एवरीबॉडी न्यू कि भाई ये फॉल्स है। एंड वो लेडी, शायद कॉल खत्म होने वाला है, मुझे ये नोटिफिकेशन आ रहा है जी, आ रही है आपके पास। साराएं थे इंक्लूडिंग 378D which is I think gang rape or something like that। तो वो सब लगाया गया, जबकि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ दैट जिस पर भी क्लेम किया गया, नथिंग हैज हैपेंड एंड वो सब धाराएं लगा दिया गया। गांव में जबकि इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आया, बिकॉज ये मेरे गांव का केस है, आई नो होल डिटेल ऑफ द कंप्लीट फैमिली जो इन्वॉल्व है इसमें। तो गांव में जबकि इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, ASP आया, कुछ नहीं, उसको कुछ पता चला, बिकॉज दैट लेडी, उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो फिर गाली गलौज दिन भर देते रहेगा, एंड यह हुआ एंड ऑल दोस थिंग। दे कुड नॉट गैदर एनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद 1 महीने के बाद दे केम इन द मॉर्निंग, अरेस्टेड फादर एंड सन्स ऑल 3 एंड पुट बिहाइंड बार्स, ये सब चार्जेस लगा करके। मेडिकल एग्जामिनेशन में खाली इंजुरी, जो बच्ची का, जो कि एक तरह से बेटी है, उसका इंजुरी थोड़ा सा खरोच खराच ये सब चीज दिखाया गया, एंड नथिंग इज देयर। नहीं, समझ गया मैं, विकृति है, बट विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन क्या किसी पर रेप उप का चार्ज, विदाउट एनी एविडेंस, गवाह भी नहीं, कोई गांव में पूछताछ किया, कुछ नहीं मिला उसको, उसके बाद भी ऐसा किया जा सकता है क्या? ऐसे प्रावधान है? सर आपका माइक ऑफ है आपका। हाँ, अब नहीं आ रही। कि कुछ एविडेंस या गवाह या इन्वेस्टिगेशन में नथिंग हैज कम अप अगेंस्ट। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब एक बार केस मामला रजिस्टर होगा। कानून यही कहता है कि भाई जो अग्रीव्ड व्यक्ति है, जो या जिसको सूचना है उस घटना की, वो पुलिस को बताए और मामला दर्ज हो, उसके बाद दर्ज होने के बाद तहकीकात शुरू होता है। हाँ, दर्ज करने के पहले पुलिस का तहकीकात करने का कोई औचित्य नहीं।
हम तो बोल रहे हैं ना कि एप्लीकेशन दिया गया, लेडी जी। ने एप्लीकेशन दिया, उसके जी। बाद जो तहकीकात हुआ 1 महीने के बाद शुरू, तो गांव में कम से कम 50 आदमी से पूछा गया होगा. दे हैव नॉट come to know anything कि बस something has happened like this. Everybody talked against that lady. जी। उसके बाद फिर सडनली पुलिस आई, अरेस्ट करके चला गया, एंड जबकि एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुआ था उसमें धाराएं, एप्लीकेशन में जितने भी पॉसिबल धाराएं थे सब धाराएं लगा दिया गया. जी। मेडिकल एग्जामिनेशन विथ रिलेटेड टू रेप नथिंग वाज डन. अगर जी। कुछ ऐसा प्रोविजन है तो नहीं, मेडिकल इंजरी का एग्जामिनेशन वगैरह, मेडिकल एग्जामिनेशन तो कराना बहुत जरूरी है. मेडिकल हाँ, एग्जामिनेशन वो सब नहीं हुआ, फिर भी 378D कैसे लग गया? 378D तो शायद चोरी की बात करता इज इट नॉट गैंग रेप? है. 378D शायद हाँ. चोरी की बात करता है, अगर थेफ्ट की बात करता है. 378 थेफ्ट की बात करता है. जी. अदरवाइज रेप का भी लगाया गया चार्जेस. रेप का लगाया गया होगा, ठीक है, लेकिन पुलिस को मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मामले बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के इनका उद्भेदन होना बड़ा कठिन है. और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना था. मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया तब तो ये प्रोसिक्यूशन का केस, यानी सरकारी पक्ष का केस, पुलिस का केस काफी कमजोर हो जाता है. इसमें तो कोई हाँ. सजा ही नहीं पाएगी पुलिस हाँ. कोर्ट में. और इसका लाभ मिल जाएगा, तुरंत बेल मिल जाएगा जो आरोपी हैं उनको. हाँ, बेल तो मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का कुछ लगा देना, जैसे कि वह इस तरह के बिना कुछ ये सबूत के इस तरह से लगा देना सीधे चार्ज, तो वो पुलिस तो देखिए ऐसा है, पुलिस के हाथ बड़े बंधे होते हैं और बड़ा कठिन हो जाता है पुलिस के लिए भी. और पुलिस भी, क्योंकि पुलिस अधिकारी भी जो हैं, पुलिस के जो जवान हैं, सिपाही हैं, थानाध्यक्ष हैं, दरोगा हैं, इनको भी कानून की बड़ी जानकारी का अभाव होता है. इनको भी कानून ढंग से पढ़ाने की आवश्यकता है. कानून का पालन ढंग से नहीं कर पाते हैं, जो मेरा निजी अनुभव कहता है. कई बार माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं इस विषय में पिछले कुछ महीनों में. और पुलिस को थोड़ी और, चूंकि इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें कानून पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कानून की और समझ डेवलप कराने की आवश्यकता है. बड़े बड़े जो अधिकारी भी होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में भी अधिकारी होते हैं, अथवा एक मामले का जिक्र कर रहे थे एक सज्जन यहाँ, तो उस मामले में भी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी. भाई आईपीएस अधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी थे, दोनों पर टिप्पणी, निजी टिप्पणी की थी पुलिस ने, भाई कानून की जानकारी का अभाव है आपको. तो ऐसा देखा गया है कि कानून की जानकारी और होने की आवश्यकता है पुलिस और अधिकारियों को. ढंग से नहीं कर, आम लोग तो नहीं जानते, पुलिस वाले भी नहीं जानते. जी. फाइनली हमको भी वही पता चला है कि वह दैट कर सकते हैं या कोर्ट में भी मामला दाखिल कर सकते हैं अगर कुछ उसने ऐसा किया है जो कि नहीं करना चाहिए कानूनन, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो निश्चित है. ठीक है. जी. थैंक यू. पूछें. सर, एनसीईआरटी के बुक में सेकंड पेज पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल दिया रहता है. उसके 4th लाइन है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. इसका मतलब है सर सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा और सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो सब ये बताइए कि एसटी और एससी कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है ये क्यों है? देखिए, अब आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है. आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है संविधान का? नहीं. आर्टिकल 15 पढ़ा है? नहीं. आर्टिकल 16 पढ़ा है? नहीं. आर्टिकल 17 पढ़ा है? मैं ये संविधान अपने हाथ में रख के पूछ रहा हूँ आपसे. आप समझिए राज जी, हमारे जो समाज में ना कुछ वर्गों को कई वर्षों तक प्रताड़ित किया गया, सताया गया, उनको अछूत तक माना गया, जिनको सोचिए किसी को छूने से समाज को आपत्ति थी. तो बड़े कुछ वर्ग हैं जो हमेशा से शोषित रहे हैं, तो उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा है कि उनको अगर नहीं आरक्षण देंगे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है, उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बुरी है, और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद भी होता है ना, हम जाति छूतक शब्द लेके इस्तेमाल करते हैं, या समाज में उनको जो गुडविल मिलता है वो गुडविल नहीं मिल पाता है आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद भी. तो हमारा समाज में बहुत अंतर है, भेदभाव है.
मतलब अलग अलग, आप शायद देखिए, हम लोग संभ्रांत परिवार में पैदा हो गए, सो कॉल्ड उच्च जाति में पैदा हो गए, तो हमको सामने वाले की पीड़ा का अंदाजा नहीं है। हमने देखा नहीं है कि सामने वाले के जीवन में कितने कष्ट हैं, पुरखों ने उसके कितने कष्ट और कितने जुर्म सहे हैं। तो हर गांव में देखिए कि जाति विशेष का मोहल्ला अलग होता है, लोग गांव से अलग रखते हैं, अब घर में जाति देख के नौकर रखते हैं। तो ये सब आपको समझना होगा, कितनी बड़ी परेशानी है जो हमारे समाज के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके साथ, कितना अत्याचार हुआ है उनके साथ, तो आज भी अत्याचार हो रहा है। तो आरक्षण अगर नहीं देंगे आप तो समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा, बराबरी नहीं हो पाएगा। ये बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है, बराबरी अपॉर्चुनिटी मिले, इस बराबर अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का प्रावधान किसी को आपसे आगे करने के लिए नहीं है, बराबरी पर लाने के लिए लड़ाई है। आरक्षण इसलिए लाया गया है कि सारे समाज के लोग बराबर से आ सके, एक मंच पे आ सके। अच्छा सर, मान लीजिए केस में 8 वर्ष का समय लगता है और मेरे ही पक्ष में केस आता है, उसका फैसला, तो 8 साल मेरा समय गया और उसमें जो भी मेरा पैसा खर्च हुआ, तो आप कोर्ट से मांग सकते हैं कि भाई जो हमारा पैसा खर्च हुआ है, जो हमारा समय गया है, उसके बदले कोर्ट से हर्जाना मांग सकते हैं आप। कोर्ट कहेगी सामने वाली पार्टी को कि आपको हर्जाना दे, लिटिगेशन कॉस्ट मांग सकते हैं आप कोर्ट से। अच्छा, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में। बस सर यही जी, नहीं हो सकता है, मिल सकता है आपको खर्चा। आज बिहार में प्रशासन और पुलिस से बहुत परेशानी हो रही है, कैसे निजात होगा सर? देखिए, परेशानियां तो समाज के हर रास्ते में हैं। काफी परेशानी है, पुलिस प्रशासन, भ्रष्टाचार हर जगह। मुझे लगता है बिहार में ही नहीं, जो हमारा जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार एक अभिन्न अंग हो गया है। और आम लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैर भी नहीं है, उनके लिए बड़ा कठिन है जीवन। ये बात धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं तो इस बात को मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, मान लीजिए किसी ने पैसा मांगा या हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये काम कर दीजिए, वो बोलता है ठीक है, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, 10 दिन बाद आएंगे तो आइएगा। फिर आप 10 दिन के बाद जाते हैं, फिर वो कहता है कि भाई लंच हो गया है, फिर 2 दिन के बाद आइए। ऐसे करते करते साल 2 साल लोग निकाल देते हैं, काम नहीं हो पाता लोगों का। हम लोग एक गलती करते हैं, हम लोग क्या होता है कि मौखिक रूप से ज्यादा बात करते हैं, लिखित रूप से कम करते हैं। पहली चीज कि हमको लिखित रूप से ज्यादा बात करनी चाहिए। हमको अगर कोई हमारा काम है जो कि एक सरकारी अधिकारी को या प्रशासक को करना उसकी ड्यूटी है, तो आप उसको सबसे पहले रिकॉर्ड पे लाएं, सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड पे लाएं और लिखित रूप से आवेदन दें। उसकी प्रति आप रखें अपने पास कि आपने आवेदन दिया है। अगर वो व्यक्ति आवेदन नहीं, आपका मान लीजिए आपके आवेदन पे कार्य नहीं करता है, तो आप एक सूचना के अधिकार अधिनियम में एक आरटीआई फाइल करें, उस व्यक्ति से पूछें कि भाई मैंने दिनांक इतने इतने को एक आवेदन दिया था जिसका शीर्षक, जिसका विषय यह था, इस पे क्या कार्रवाई की गई, इसकी सूचना दें आप। देखिए कैसे वो व्यक्ति कार्रवाई, कैसे वो अधिकारी कार्रवाई करता है, उस आवेदन को निष्पादित करता है। तो हम लोगों को कार्य प्रणाली जो है उसको सही करने में हमको भी अपना योगदान देना होगा। हम भी, चूंकि हम लोग बातचीत पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, हम लोग पत्राचार पे कम विश्वास रखते हैं, हम लोग कागजी कार्रवाई पे कम विश्वास रखते हैं। मान लीजिए 2 साल तक किसी ने कृषि पदाधिकारी आपको कोई योजना का लाभ नहीं दिया, तो आप उसके वरीय पदाधिकारी के पास 2 साल के बाद शिकायत करने जाते हैं, तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं होता कि आप भाई उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे कार्यालय का, लेकिन आपने तो लिखित रूप से दिया नहीं। तो उसके पास क्या है कि आपको शिकायत करने का बेसिस नहीं मिल पाता है, एक पुख्ता शिकायत बनाने का बेसिस नहीं मिल पाता है। तो हम पहले तो लिखित रूप से करें, ऊपर से एक बार आवेदन दे दिया। तो बिहार में एक बड़ा अच्छा अधिनियम है कि भाई आप सेवा का अधिकार है बिहार में, आप लोक शिकायत निवारण आयोग के पास आप एक शिकायत फाइल करते हैं कि भाई हमने ये काम के लिए आवेदन दिया था, उसको निष्पादित नहीं किया गया। लोक शिकायत से उनको कई बार डायरेक्शन आ जाता है, कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं। उसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। किसी भी आवेदन के एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं। चूंकि आरटीआई हो गया है तो उसको निष्पादित करना, उसका आरटीआई फाइल होने के बाद उसको मैंडेटरी हो जाता है, उसको लिखना पड़ता है कि क्या उसने कार्रवाई की, उसी बहाने वो कार्रवाई कर देता है। आरटीआई का जवाब देने से पहले ही वो आपका काम हो जाता है। कई मेरे निजी अनुभव है, ये मैंने अपने जीवन के 29-30 सालों में ये सीखा है, ये मेरे निजी अनुभव है। तो मुझे लगता है कि
जो कोई करप्शन है, कोई अगर घूस मांग रहा है आपसे, तो साक्ष्य इकट्ठा कर लें, और साक्ष्य इकट्ठा कर लें, कुछ सबूत आपके पास हो जाए, तो उस व्यक्ति की का खैर नहीं, फिर उसको कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि अगर सिस्टम में उसका सुपीरियर उसको बचाता है तो खुद आरोपी बन जाएगा। इसीलिए व्यक्ति कार्रवाई कर देता है, उस पर एक्शन ले लेता है। तो हमको लगता है थोड़ा और विजिलेंट होने की ज़रूरत है, थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है, और थोड़ी चालाकी से, थोड़ी होशियारी से, थोड़ा विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमको इन बुराइयों से लड़ना चाहिए। लड़ाई बड़ी कठिन है, कहना बड़ा आसान है। ज़मीन पे जो लोग लड़ रहे हैं, जिनको समस्याएं हो रही हैं, वो समझ सकते हैं कि कितना कठिन है। लेकिन हमको लगता है कि अगर हम कुछ एफर्ट्स, जितना मैंने बोला, अगर उसका 50% भी आप कर दें, तो ये लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। है जहां आप जा सकते हैं, जहां आप अधिवक्ता की डिमांड कर सकते हैं, आप कानूनी सहायता पा सकते हैं, कानूनी मदद पा सकते हैं, लीगल एड, फ्री लीगल एड पा सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जिला विधि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको जो भी हिंदी में आप कहें, तो ऐसे प्राधिकरण है हर जिले में जो कि आपको कानूनी सहायता देता है। उसके बाद राज्य स्तर पे है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, देश स्तर पे है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका काम ही है कि आपको कानूनी सहायता मदद करे। जहाँ तक निजी रूप से आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने आज तक शायद आपने मेरे विषय में देखा ही होगा कि देश के बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं उनके केसेस लड़ता हूँ, सरकार के केसेस लड़ता हूँ। और लेकिन इतना कुछ मतलब आपने बताया रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे महावीर मंदिर पटना में, उनके मामलों को मैं कोर्ट में उनका पक्ष रखता हूँ, मंदिर का, हनुमान जी का, ट्रस्ट का। उसी प्रकार आज तक मैंने कभी किसी व्यक्ति को इसलिए मना नहीं किया है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास फीस देने की कमी है या फीस का अभाव है। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जो व्यक्ति कानूनी सहायता चाहता हो उसे पूरी कानूनी सहायता मिले, और ईमानदारी से लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। जो सक्षम है वो फी पे करते हैं, क्योंकि कि कोई व्यक्ति अपना समय, अपना एनर्जी, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है और प्रोफेशनल है, तो उसको फी देना एक